लिया है लेकिन रिवाइज नहीं किया, एग्जाम में वही एसवीएटी, अरे पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा, कि जब हम बाद में रिवाइज करेंगे तो जैसे मैंने अपने माइंड को ट्रेन किया, जैसे याद दिलाया है, मैं ऐसे ही उसे याद कर लूंगा, उसे रिवाइज कर लूंगा। एवरी वीकेंड पिछला पूरा वीक पढ़ा हुआ रिवाइज करो। आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करो, अपने नर्सिंग के एटिकेट्स को समझो, अपने बिहेवियर में चेंज लाओ। नर्सिंग ऑफिसर बनने से पहले नर्सिंग ऑफिसर बनो, ना टाइम टेबल बनाओ और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्टिव पढ़ाई करो, फिर आपका प्रोडक्ट निकलेगा। हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हैं सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नॉर्सेट 10 को कैसे क्लियर करें। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप नॉर्सेट को क्लियर करना चाहते हो और एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाना चाहते हो जिससे आप नॉर्सेट 10 को या आने वाले नॉर्सेट को टारगेट कर सको, तो हमें किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए। इतने सारे एग्जाम्स हमने देखे हैं, जैसे कि आपने देखा नॉर्सेट का एग्जाम प्रीलिम्स और मेंस दो तरीके से किया जाता है, पहले प्रीलिम्स है और फिर मेंस है। तो अभी जो एग्जाम पेपर को देखकर हमने एनालिसिस किया है और जिस तरह की मैंने स्ट्रैटेजी और प्लानिंग इस वीडियो में बनाई हुई है आपको बताने के लिए, ये आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इन शॉर्ट मैं सारी चीजें बताऊंगी जिससे आप एग्जॉस्ट नहीं होगे और एक बेहतरीन प्लान करके आप अपने सारे सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ोगे जिससे नॉर्सेट के एग्जाम को आप टारगेट कर पाओगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इसे निकाल पाओगे, अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। अगर आप पहले से परेशान हो रहे हो तो भी आपके लिए वीडियो है जिससे आप प्लान करके अपने नॉर्सेट को टारगेट कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और पूरी प्लानिंग करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट, कितने टाइम, कैसे, कहां से क्या पढ़ना है, सब कुछ इस वीडियो में है। सबसे पहला पॉइंट है कि सिलेबस, क्योंकि हमें एक्चुअल पता नहीं होता कि हमारा नर्सिंग का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले चीज, आपका जो बीएससी नर्सिंग का सिलेबस है वही हमारा सिलेबस होता है, क्योंकि नॉर्सेट कोई भी अलग से यूपीएससी की तरह लाइन टू लाइन सिलेबस नहीं देता, लेकिन एक लाइन में हमारा सिलेबस लिखा होता है कि जो हमने बीएससी नर्सिंग में पढ़ा है वही हमारा सिलेबस है। और आपको पता होगा आईएनसी ने बहुत अच्छा खासा सा बीएससी नर्सिंग का सिलेबस दिया हुआ है, जिसे मुझे लगता है कोई बहुत कम ही बच्चे ऐसे होंगे जो सिलेबस को पढ़ते होंगे या देखते होंगे, या तो उन्होंने अपने कॉलेज टाइम पे ही देखा होगा। तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को समझो, उसके साथ साथ कि हमें नर्सिंग में तो बहुत सारे सिलेबस हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो क्या उस 18 से 20 सब्जेक्ट को पूरा प्रिपेयर करें, फिर तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या हम 6 मंथ में क्लियर कर पाएंगे अपने नॉर्सेट के एग्जाम को, या 4 मंथ में इसे प्लान कर पाएंगे? तो बिल्कुल आप कर पाओगे, क्योंकि अभी तक के पेपर को देखकर यही है कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को सबसे पहले कवर करो। ऐसा नहीं है कि मेजर सब्जेक्ट के साथ साथ हम माइनर सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं। मेजर सब्जेक्ट भी करना है, माइनर सब्जेक्ट भी करना है, बट किसमें कितना करना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है समझना। कि मेजर सब्जेक्ट जैसे कि हम बात करते हैं, आपका ओबीजी है, जैसे आपका साइकेट्रिक है, जैसे आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, जैसे आपका पीडियाट्रिक्स है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, ये सारे सब्जेक्ट्स, क्योंकि आपने देखा होगा पीडिया CHN 1-2 OBG 1-2 इस तरह से होता है। अब सेमेस्टर वाइज अगर देखोगे तो ये सब्जेक्ट हमारे मेन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में भी यही होता है, एक सेमेस्टर में है फिर दूसरे सेमेस्टर में है, ओबीजी एक सेमेस्टर में है फिर सेकंड मतलब 6-7 सेमेस्टर में है, ऐसे ही CHN आपका पार्ट 1 पार्ट 2 करके पूछा जाता है। तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम छोटे सब्जेक्ट को छोड़ दें, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे कि रिसर्च है, आपका फार्मा है, आपका अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उन सबको भी प्रिपेयर करना है, माइक्रोबायोलॉजी है, और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं माइक्रो को भी आप इन सबको भी पढ़ोगे, इन सारे सब्जेक्ट्स को भी आप करोगे, माइक्रो हो, फार्मा हो, रिसर्च हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, इन सबको भी प्रिपेयर करना है कंसाइज में, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। हमारे सिलेबस में जो दिया हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो भी चीजें दी हुई हैं उनको भी आपको करना है, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है और बना के अपने टेबल पे रखना है कि हम इसे भी रिवाइज करके जाएंगे, किसी एंगल से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। बट मेन जो सब्जेक्ट होते हैं उस पे सारे एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं, उनकी प्रैक्टिस हमें बहुत अच्छे से करनी होती है। तो सबसे पहला है कि भाई सिलेबस, आज मैं उन 10 पॉइंट से आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करूंगी, आपका माइंडसेट एकदम क्लियर करूंगी कि कैसे हमें एक्चुअल में पढ़ाई करना होता है। एक्चुअल में बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि भाई नर्सिंग का इतना सिलेबस है, कहां से स्टार्ट करें। आधे 1 महीने 2 महीने वो इसी कंफ्यूजन में निकाल देते हैं, ये किताब वो किताब, ये पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, और उनका टाइम वेस्ट होता जाता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना,
इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को पकड़ो, पहले मेजर सब्जेक्ट को मैं बोलूंगी पकड़ो, और उसमें भी जो आपको हार्ड सब्जेक्ट लगता है, जो आपके लिए डिफिकल्ट है, उन्हें अभी से तैयार करना स्टार्ट करो, क्योंकि आप बिना पढ़े एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। अगर आपको ओबीजी बहुत टफ लगता है तो आप उसे पहले क्लियर करो, क्योंकि वो बहुत बड़ा सिलेबस है, पूरा पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चंस इस बार मेंस के एग्जाम में 30+ क्वेश्चंस जो हैं वो ओबीजी से रिलेटेड आए थे, तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। हार्ड है, उसे छोड़ने से अगर ये सोचोगे सिलेक्शन हो जाए तो नहीं होगा। पढ़ना तो है ही, तो क्यों ना अभी से प्लान करके उसे पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। फिर है कि मैम क्वेश्चंस पैटर्न को हम जब पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हर बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, हर बच्चे मतलब बहुत ज्यादा ऑफलाइन या ऑनलाइन की तरफ मूव नहीं हो सकते, वो खुद से सेल्फ प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो मैं उन्हें बोलूंगी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठाओ और प्रीवियस ईयर के पेपर से अंडरस्टैंड करो कि इतना बड़ा अगर ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग है या फंडामेंटल है या फिर आपका कार्डियोलॉजी है, रीनल है, तो किस तरीके के क्वेश्चंस को पूछा गया है, उसमें से कौन सा टॉपिक सेलेक्ट किया गया है। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर से ये समझना है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चाहे हिपैरिन का क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, वारफरिन का क्वेश्चंस यहां से बार बार पूछा गया है, ईसीजी के डायग्राम्स हर बार पूछे जाते हैं, तो हमें तो उसे बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करते चलना है। तो प्रीवियस ईयर से आपको पता चलता है अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और जिसमें आप सबसे ज्यादा गलती करते हो कि एम्स ने पहले पेपर दे दिया है, दोबारा नहीं देगा। इस बार उठा के देखो कितने सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर से आए हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर से अपने टॉपिक्स का अंदाजा लगाओ। मैं ये नहीं कह रही आप क्वेश्चंस पढ़ो, आप सिर्फ टॉपिक्स देखो, उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे आते हैं, उसको खुद से तैयार करो। तो पहला था सिलेबस और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड कैसे तैयार करना है। सेकंड पॉइंट की तरफ चलती हूँ। सेकंड है स्मार्ट टाइम टेबल बनाओ। सब कुछ हमें पता है, लेकिन हमारे पास टाइम ही मैनेज नहीं हो रहा है, हमारा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो भाई डेली का स्टडी रूटीन बनाना पड़ेगा, लेकर बैठना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आप ज्यादा नहीं बैठ पाते तो 1 घंटे से स्टार्ट करो, 2 घंटे से, बट 2 आवर्स 2 आवर्स 2 to 2 आवर्स रूल बनाओ, ठीक है। प्लस 1 आवर्स रिवीजन के लिए रखो। सबसे ज्यादा गलती होती है कि हम पढ़ लेते हैं, ईसीजी पढ़ लिया है लेकिन रिवाइज नहीं किया, एग्जाम में वही एसवीएटी, अरे पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा। कैसे आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि आपने उसे रिवाइज किया ही नहीं है। तो जितना आप पढ़ते हो उतने को अच्छे से रिवाइज भी करना है। यहाँ रट्टाफिकेशन काम नहीं आता है, कंपटीशन में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी काम आता है, रिवीजन काम होता है, याद कितना है हमें, हम कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो सब वहां काम आता है। तो आप अभी रट के आगे बढ़ जाओगे, 1 महीने बाद रिवाइज नहीं करोगे, उसे भूल जाओगे, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, थ्योरी को समझो और उसे बार बार रिवाइज करो, तो चीजें याद होंगी। बच्चे कहते हैं हम पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। मैं भी पढ़ूंगी, मैं भी भूल जाऊंगी अगर मैं उसे रिवाइज नहीं करूंगी। मैं उन चीजों को याद कैसे रख पाऊंगी, जब मैं उसे बार बार रिवाइज करूंगी। तो 2 आवर्स रूल प्लस 1 आवर्स रिवीजन। जिस 2 आवर्स के स्टडी आवर्स में आपका हाफ एन आवर का ब्रेक भी होगा। ऐसा नहीं है आप कंटिन्यूस 2 आवर्स दोगे, 2 घंटे आपने पढ़ाई करी, हाफ आवर आपने ब्रेक लिया, ठीक है, फिर 2 घंटे आपने पढ़ाई करी, फिर आपने हाफ एन आवर ब्रेक लिया, 2 आवर्स आपने थियरी पढ़ लिया, अब आपको लग रहा है नहीं थियरी ये टॉपिक हो गया, मैं थोड़ा एमसीक्यू सॉल्व कर लेता हूं, 2 घंटे आपने एमसीक्यू सॉल्व किया, फिर आपने 2 आवर्स फिर से रिवीजन किया, फिर से अपने नोट्स बनाए। अगर कोचिंग कर रहे हो तो कोचिंग है, नहीं तो आप सेल्फ नोट्स बना रहे हो तो आपने नोट्स बनाए, अपनी थियरी को प्रिपेयर किया, फिर 2 घंटे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके बैठ गए। तो इस तरह से अपने टाइम स्लॉट को खुद के अकॉर्डिंग, अपने टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है, बनाना है। और फिर रात में सोने से पहले अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप डेली रिवीजन करो, नहीं तो फिर आप उसे वीकेंड पे करो। और वीकली टारगेट फिक्स करो, टारगेट करो कि मुझे 15 दिन में या 10 दिन में मुझे कार्डियो कंप्लीट करना है, कैसे भी 10 दिन में मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। मस्कुलो है, ओबीजी है, तो उसका हमारा 10 डेज का है, 15 डेज का है, वो आपको पता होगा कि आपका कौन सा अच्छा सब्जेक्ट है जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, किसमें आपको ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो आप अपना वीकली टारगेट, डेली टारगेट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम वीकली टारगेट बनाओ कि कल के दिन मुझे ये करना है, हम करेंगे। लेकिन अगर अभी स्टार्टिंग में डेली नहीं बन रहा, आप वीकली टारगेट सेट करो, इस हफ्ते में पूरा ये हो जाए, एक दिन ज्यादा हो जाएगा पढ़ लिया, एक दिन थोड़ा 2 घंटे कम पढ़ लिया, बट मैनेज हो जाएगा।
वीकेंड में, ठीक है, वीकली आपका मैनेज हो जाएगा। तो पूरा एक टाइम टेबल खुद के अकॉर्डिंग एक स्मार्ट वे में प्रिपेयर करो। थर्ड पॉइंट पे मैं चलती हूँ। थर्ड है कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जैसा कि मैंने आपको बोला, जब तक समझ में नहीं आता तब तक उस टॉपिक को रिपीट करो। ऐसा कैसे होगा कि मुझे समझ में नहीं आएगा? जब तक समझ नहीं आएगा। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि रास सिस्टम है, एक बच्चे को 3 बार समझाया, या RRRS सिस्टम है, नहीं समझ में आया। भाई कैसे नहीं समझ में आएगा? 3 बार टीचर ने समझाया, नहीं समझ में आएगा, मैं इसे 20 बार रिवाइज करूंगा, और इतना रिवाइज करूंगा कि कोई अगर बोलेगा ना तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल जाएगा, इतना मैं अच्छे से याद कर लूंगा। तो जब तक कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, जब तक कुछ चीज समझ में नहीं आता है और वो इंपॉर्टेंट है, तब तक हम उसे रिपीट करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, और तब तक हम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें समझ में नहीं आता है। ठीक है, सेल्फ नोट्स बना रहे हो, अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो अपने सेल्फ नोट्स बनाओ, क्योंकि बार बार आप किताब पे नहीं जा सकते और बहुत सारी बुक्स हैं, तो आप अपना खुद का सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर लो। अगर आप क्लास लेते हो तो क्लास के नोट्स प्रिपेयर कर लो। अगर आपके पास कोचिंग के नोट्स हैं तो उसको प्रिपेयर करो, उसमें सारी चीजें ऐड करो, उसी में बार बार पढ़ो। अगर आप यूट्यूब से हेल्प ले रहे हो तो उससे भी आप नोट्स बनाओ। मेंटोर्स, अगर आपके कोई ऐसे टीचर्स हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, उनके नोट्स हैं तो। लेकिन सब कुछ पढ़ने के बाद, सब कुछ समझने के बाद मैं एक ही चीज बोलूंगी, हैंड रिटन नोट्स इज द बेस्ट नोट्स। हैंड रिटन नोट्स से बेस्ट नोट्स और कोई हो नहीं सकता। चाहे आप कोचिंग कर रहे हो, क्लासेस ले रहे हो, ऑफलाइन, ऑनलाइन, यूट्यूब, मेंटर्स, किसी से भी समझ रहे हो टॉपिक को, लेकिन आपको अपने हैंड रिटन नोट्स में खुद से समझ के लिखना है कि जब हम बाद में रिवाइज करेंगे तो जैसे मैंने अपने माइंड को ट्रेन किया, जैसे याद दिलाया है, मैं ऐसे ही उसे याद कर लूंगा, उसे रिवाइज कर लूंगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करो और अपना हैंड रिटन नोट्स बनाओ, जिसे आप रिवीजन में बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल होगा। नोट्स में होता है मैम नोट्स कैसे बनाएं। अब अगला पॉइंट आता है, जब नोट्स बता देते हैं तो मैम हैंड रिटन नोट्स बनाए कैसे, इंटरेस्टिंग कैसे। बाद में तो हम ऐसे होते हैं कि हमें खुद का नोट्स खुद ही समझ में नहीं आता है। तो नोट्स शॉर्ट्स में अपनी लैंग्वेज में बनाओ। नोट्स किसी और की लैंग्वेज में नहीं, किसी का और का नहीं, वो उसने खुद कैसे समझ के लिखा होगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। आपकी लैंग्वेज खुद से उसको आप शॉर्ट एंड समराइज कर सकते हो, क्योंकि नोट्स का मतलब ही होता है पूरा किताब नहीं छापना है, पूरी की पूरी बुक नहीं लिखनी है अपने नोट्स के अंदर, फिर तो बुक है ही, बुक से पढ़ लो आप। इसका मतलब होता है हमने बुक से समझ लिया है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, अब मैं जब उसे रिवाइज करूंगा तो इन शॉर्ट मैं उसे लिख लेता हूँ, 2-3-4 पॉइंट में लिख लेता हूँ, जिससे बाद में मैं पूरा इसको रिवाइज करूं तो मेरी पूरी ऐसा लगे कि मेरा बुक रिवीजन हो गया है, मेरा वो पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है। तो नोट्स वैसे बनाए जाते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को समझकर, एकदम क्लियर करके, इन शॉर्ट, पॉइंट टू पॉइंट बढ़िया तरीके से बनाया जाता है, जिसमें आपका डायग्राम्स भी होता है। आपके नोट्स में अगर डायग्राम्स है तो शायद आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायग्राम से वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसी में सारी चीजें मेंशन हो जाएंगी। ठीक है, आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना सकते हो, आप शॉर्ट ट्रिक्स लिख सकते हो, जैसे कि हम मेनोमिक्स यूज करते हैं, मेनोमिक्स यूज किया, ठीक है, उससे हो गया। जैसे हेल्प सिंड्रोम है, हेल्पर है, बहुत सारे ऐसे हम शॉर्ट ट्रिक्स बनाते हैं जिससे हमें वो सारे 4-5 पॉइंट एक ट्रिक से याद हो जाता है। तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक का, फ्लो चार्ट का, डायग्राम्स का यूज अपने नोट्स में करो, तो उसे पढ़ने का भी मन करेगा, उसे रिवाइज करने का भी मन करेगा, और वो लॉन्ग टाइम तक आपको याद भी रहेगा, क्योंकि पिक्चर्स हमारे माइंड में हमेशा लॉन्ग टाइम तक हमें याद रहते हैं। ठीक है, तो हमेशा नोट्स को कैसे बनाएंगे, इन शॉर्ट बनाएंगे और अपनी लैंग्वेज में ट्राई करेंगे। जो समझ में नहीं आ रहा है बुक की लैंग्वेज में, उसे जैसे समझाया गया है अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे, कि जब भी हम पढ़ेंगे, कि किसी और के लिए नोट्स नहीं बना रहे हो, ये आपका नोट्स है, आपको समझ में आना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और ये नोट्स यकीन मानना बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल होते हैं इन द रिवीजन। जब हम इसे इस तरह से समझ के, थोड़ी सी मेहनत करके अपना नोट्स बनाते हैं, तब हम जब भी उस टॉपिक को रिवाइज करते हैं एकदम मजा आ जाता है, और ऐसा लगता है वाओ, एकदम बढ़िया तरीके से मेरा ये टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर मुझे याद है, और पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया। जो चीजें भूल रहे थे या कुछ ऐसा हो रहा था, हमने शॉर्ट्स में लिख ही लिया है, तो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाता है। तो ये तरीका है नोट्स बनाने का। अब नोट्स भी बना लिया, मैम रिवीजन कैसे करें? चलो हमने क्लासेस ले ली, नोट्स बना लिया, हमारे पास सब कुछ है, बढ़िया सा नोट्स भी तैयार है, लेकिन रिवाइज ही नहीं हो पाता, क्योंकि हम पढ़ने के बाद फिर भूल जाते हैं। तो भाई रिवीजन ही है, जिसमें आप चाहे तो जो आज आपने पढ़ा है, 2-3-4 घंटे की आपने क्लास ली है, सोने से पहले एक दिन डेली रिवीजन कर लो। लेकिन किसी को
आपको लगता है मैम टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता, डेली रिवीजन पॉसिबल ही नहीं है, तो आप उसे वीकेंड पे रिवाइज करो। ठीक है, एवरी वीकेंड पिछला पूरा वीक पढ़ा हुआ रिवाइज करो। जैसे संडे का दिन है तो संडे के दिन में ऐसा रखो कि संडे के दिन मुझे कुछ नहीं करना, कुछ नया मुझे पढ़ना ही नहीं है, कोई टॉपिक मुझे तैयार ही नहीं करना। संडे के दिन सिर्फ और सिर्फ मैंने जो पूरे हफ्ते पढ़ाई की है उसे सिर्फ रिवाइज करना है, क्योंकि वो बच्चा करता नहीं है, उसे सिर्फ रहता है सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीट करो। अरे भाई सिलेबस पूरा बटोर के क्या होगा, जब आपको याद ही नहीं रहेगा तो पूरा नर्सिंग समेटने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपने इतना पढ़ा है, वो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, पूरा याद है, तो आप आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि आप वो भूल जाओगे, जितनी बार रिवाइज करोगे वो चीजें याद रहेंगी, और रिवीजन से ही चीजें याद रहती हैं। इसलिए मैंने बार बार फोकस किया है डेली रिवीजन अगर पॉसिबल नहीं है, अगर 1 to 2 आवर्स डेली रिवीजन के लिए रखो कि मुझे रिवाइज करना है, मैंने जो 5 घंटे में पढ़ा है मैं उसे 1-2 घंटे में रिवाइज कर लूंगा। अगर किसी का डेली रिवीजन पॉसिबल नहीं हो पाता किसी वजह से, तो वो वीकेंड पे रिवाइज करेंगे, वो संडे को पूरे वीक का पढ़ा हुआ रिवाइज करेंगे, चाहे कम्युनिटी है, ओबीजी है, फार्मा है, और जो भी 5-6 सब्जेक्ट उन्होंने इस हफ्ते में तैयार किया होगा, 10 पेज हर सब्जेक्ट में होंगे, उसे पूरा वो रिवाइज करेंगे। सिर्फ संडे के दिन रिवीजन ही करेंगे। रिवीजन ऐसे करेंगे, नोटबुक बंद करेंगे, रिकॉल करेंगे, अच्छा मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, लिख के देख लेता हूँ, इसमें क्या था, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या थी, इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या था, जैसे भी जो भी चीजें हैं आपको जस्ट रिकॉल करना है, जहां भूल रहे हो उसे देखना है। सबका लर्निंग मेथड डिफरेंट है, किसी को पढ़ के याद होता है, किसी को सुन के याद होता है, किसी को लिख लिख के याद होता है। तो वो संडे वाला दिन है जिसमें आपको पूरा रिवाइज करना है, और ये करके देखना, आपको खुद के अंदर चेंज नोटिस होगा, आपको लगेगा कि हाँ यार धीरे धीरे तो इंप्रूवमेंट हो रहा है, चीजें मुझे याद रहती है, जब मैं क्वेश्चंस करता हूं तो मुझे चीजें याद आती हैं, जबकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करने के बाद भी जब क्वेश्चंस पे जाते तो भूल जाते कि पढ़ा क्या था। ठीक है, तो ये चीजें करके देखना बहुत हेल्पफुल होगा। 6th पॉइंट में है मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यू। मैम सब तो बोलते हैं मॉक टेस्ट करना, पहले दिन से मॉक टेस्ट नहीं होता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ, थ्योरी पढ़ा, उसके बाद पीवाईक्यू तो आप पहले दिन से करना स्टार्ट करो, बट मॉक टेस्ट थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाए फिर आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। और अभी मॉक टेस्ट आपको 2 से 3 दिन में एक मॉक टेस्ट दो, जैसे तीसरा दिन है तो आज दे दिया, फिर 2 दिन छोड़ दिया, फिर तीसरे दिन एक मॉक टेस्ट दे दिया। तो एवरी 2 to 3 डेज एक मॉक टेस्ट दो, और मॉक टेस्ट में गलत होने वाले सब्जेक्ट, गलत होने वाले टॉपिक, उनको भी तैयार करना है, उसका इवैल्यूएशन करना है कि अगर मैंने यहाँ पे 80 क्वेश्चंस किया है, 100 क्वेश्चंस किया है, या कोई बच्चा 40 to 50 क्वेश्चंस ही कर पाता है, तो इस क्वेश्चंस में मेरे गलत कौन से हुए, ठीक कौन से हुए। ठीक हुए मतलब समझ में आ गया, जो गलत हुए तो क्यों हुए, या तो मुझे उस टॉपिक की नॉलेज नहीं है, या मुझे और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, थोड़ा और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो ये करना है। स्पीड, एक तो मॉक टेस्ट देने से आपकी स्पीड भी इंप्रूव होती है कि आप टाइम लिमिट के अंदर वो क्वेश्चंस करना सीखते हो, और वो आपका अभी से डेवलप हो जाएगा। आपको एग्जाम टाइम पे कोई अफरा तफरी नहीं मचानी, आप एकदम रिलैक्स्ड एंड कूल रहोगे, एंजाइटी फ्री रहोगे, स्ट्रेस फ्री रहोगे। समझ में आ रहा है? तो आपकी स्पीड अभी से ही इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी, और एग्जाम पैटर्न्स भी आपको समझ आता जाएगा। अच्छा इतने क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक तरह से एग्जाम पैटर्न रहेगा। 80 नर्सिंग, 20 नॉन नर्सिंग जैसे प्रीलिम्स में होता है, 40-40 के सेट्स में क्वेश्चंस मेंस के अंदर होते हैं। तो उन सब की प्रैक्टिस अभी से आपकी होती चली जाएगी, तो एग्जाम हॉल में बैठ के भी आपको बहुत ओवरलोड, स्ट्रेस ऐसा फील नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले से ही एग्जाम का माहौल डेली बेसिस पे क्रिएट कर रखा है। तो एग्जाम के दिन भी ऐसा लगेगा कि मैं डेली जैसे प्रैक्टिस कर रहा हूं वैसे ही प्रैक्टिस टेस्ट यहां दे रहा हूं। तो इसकी प्रैक्टिस आप अभी से करोगे, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर मैं 7th पॉइंट पे आऊं तो माइंडसेट एंड डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या करते हो, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते, और मतलब किसी को कुछ बोलते हो, किसी को कुछ बोलते हो, उल्टा सीधा, इस तरह से नहीं। आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करो, अपने नर्सिंग के एटिकेट्स को समझो, अपने बिहेवियर में चेंज लाओ। नर्सिंग ऑफिसर बनने से पहले नर्सिंग ऑफिसर बनो, ऐसा फील करो कि मैं नर्सिंग ऑफिसर हूं, और फिर जो आपका एक्शन होगा अपने आप। कुछ क्वेश्चंस तो भाई ऐसे ही समझ में आते हैं। अगर पहले से बच्चों वाला माइंडसेट रहेगा, इसको बोलना उसको बोलना, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करना, तो डिमोटिवेट हो रहे हैं, खुद ही नहीं पता, कभी रो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा स्ट्रांग, थोड़ा मजबूत बनना है, क्योंकि आप उस सिचुएशन में काम करोगे जहां बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेस होगा, लोग ऐसे रो रहे होंगे, पेशेंट आपके सामने क्रैश हो जाएगा, बट आपको बोल्ड होके उसको मैनेज करना है। उसके साथ वाले उम्मीद कर रहे होंगे, रो रहे होंगे, लेकिन आपको साथ में रोना नहीं है, आपको स्ट्रांग होके उस सिचुएशन को हैंडल करना है।
तो आपको थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा और डेली मोटिवेशन बहुत जरूरी है। ये सब मैंने बोला है, सारी चीजें बताई हैं। बच्चा एक दिन फॉलो करता है, 2 दिन फॉलो करता है, तीसरे दिन वो डीमोटिवेट हो जाता है कि छोड़ यार, नहीं हो पा रहा है मुझसे, नहीं मेंटेन हो पा रहा है। लेकिन इसे कंटिन्यूटी से मेंटेन करने के लिए आपको डेली मोटिवेशन जरूरी है। डेली मोटिवेशन चाहे आपको मोटिवेशनल शॉर्ट्स देखकर आ रहे हो, शॉर्ट्स का मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन रील्स में निकाल दें, या फिर कोई कोटेज अपने पास लगा लो। आपने देखा होगा टेबल के पास कोई कोटेज ऐसे लिखा हुआ है जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, इस लाइन से मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा सॉन्ग, जरूरी नहीं है आप शॉर्ट्स देखो, आप जिस टीचर को फॉलो कर रहे हो उसकी लाइन को सुन सकते हो, उससे मोटिवेशन मिलेगा, उसे देखकर मोटिवेशन मिलेगा, उस कोटेज को दीवार पे चिपका के मोटिवेशन मिलेगा, या फिर कोई ऐसा सॉन्ग जिसे सुनते ही एकदम रगों में खून दौड़ जाए, ऐसा मोटिवेशन। ठीक है, तो वो मोटिवेशन डेली बेसिस पे बहुत जरूरी है। डेली बेसिस पे जब भी आपको डिमोटिवेशन फील होता है, और होगा अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो हर टाइम पे ऐसा लगेगा यार क्या कहीं ऐसा तो नहीं मेरा नहीं होगा, और ये सबके मन में होता है। सब डिमोटिवेट किसी ना किसी पॉइंट पे होते हैं, कोई 1 हफ्ते में होता है, कोई 1 महीने में होता है, कोई 2 दिन में होता है। लेकिन पढ़ते जब हम हैं, तैयारी जब हम करते हैं, तो हमें थोड़ा सा डिमोटिवेशन वाला पॉइंट आता है, थोड़ा हमें लो डाउन फील होता है, बट होने नहीं देना है। हमें अपने आप को स्ट्रांग बना के रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। 1% डेली प्रोग्रेस इज इक्वल्स टू 100% सक्सेस। ये एक लाइन याद रखना कि हमारा डेली का किया हुआ काम ही हमें 100% सक्सेस दिलाएगा। एक दिन में 20 घंटे पढ़ा हुआ हमें सक्सेस नहीं दिलाएगा, लेकिन 20 दिन में 2 घंटे 1 घंटे पढ़ा हुआ हमें सक्सेस 100% दिलाएगा। कि डेली बेसिस पे जो थोड़ा थोड़ा चेंज हमारे अंदर आता है, वो बहुत 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 ज्यादा हमें पता नहीं चलता, बट हमारे अंदर चेंजेस आता है। और ये आप फील करोगे जब आप इस तरह से तैयार करना स्टार्ट करोगे अपने आप को। ठीक है, तो आप अपने आप को मोटिवेट रखें, अपना माइंडसेट इतना वीक ना करें, थोड़ा स्ट्रांग करें, पॉजिटिव बने। और ये जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक अभी इस टाइम पे है, वो हमारे हाथ में एक एंड्रॉइड फोन है। ठीक है, जो कि हर चीज हर तरह से जब हम देखते जाते हैं तो ये भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, वहां क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, अरे यार उस एम्स में क्या हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं करना। अभी हमारा एक ही गोल है, हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने सिर्फ एक ही गोल है कि मुझे उसे क्लियर करना है, और उसकी स्ट्रैटेजी मुझे मिल गई है, उसकी प्लानिंग मुझे मिल गई है। अब मुझे पता है कि मुझे इस पे काम करना है। इधर उधर डिस्ट्रैक्शन बहुत होंगे, बट मुझे भटकना नहीं है, मुझे सिर्फ अपने गोल पे काम करना है। तो फोन को थोड़ा दूर रखें, स्पेशली इन द स्टडी टाइम्स, क्योंकि एक टन का मैसेज हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तो अपने स्टडी टाइम पे अपने फोन को अपने से दूर रखें, लॉकर में लॉक करें, और फिर 2 घंटे पढ़ें। फिर आपका जो हाफ एन आवर होगा, आप उसमें बस इतना रखो कि मुझे 10 मिनट देखना है। सिर्फ रेस्ट टाइम पर वो भी लिमिटेड फोन का यूज करें, क्योंकि वो थोड़ा नोटिफिकेशंस देखने के लिए, कुछ इंफॉर्मेशन के लिए आजकल जरूरी हो गया है, नहीं तो हम फिर उससे अवेयर नहीं हो पाएंगे। राइट, तो उस अवेयरनेस को अपने आप को अपडेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए लिमिटेड फोन का यूज करें, और सिर्फ रेस्ट टाइम पे। लेकिन जिस टाइम पे हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिस टाइम पे हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो हमारा मैसेज कॉल हमारे कॉन्सेंट्रेशन को नहीं बिगड़ना चाहिए। हमारे कंसंट्रेशन को, मतलब ऐसा नहीं हो कि फोन आया हमारा कंसंट्रेशन बिखर गया, अच्छा हम क्या पढ़ रहे थे, अरे ये तो भूल गए। तो जो कंसंट्रेशन, जिस कंटिन्यूटी के साथ आप पढ़ रहे हो, जो टाइम सेट किया हुआ है, उस टाइम पे कम से कम फोन को दूर रखो। आप बोलोगे मैम हम तो फोन से ही पढ़ाई करते हैं, मैम हम फोन पे ही मॉडल टेस्ट पेपर देते हैं, ठीक है दो, लेकिन आप उसमें बहुत सारी चीजें होती है, नोटिफिकेशन ऑफ हो जाता है, सारी चीजें ऑफ हो जाती है, सिर्फ आपका वही चीज चलेगा। आजकल तो बहुत सारी चीजें अपग्रेड हो गई है, तो वो भी करो। ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, एमसीक्यू कर रहे हो, वहां पे आपने मैसेज देखा और पता चला आप मॉडल टेस्ट पेपर छोड़ के, क्वेश्चंस प्रैक्टिस देना छोड़ के पहले उस पे चले गए, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वो हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आप कर रहे हो उसे पूरे शिद्दत और लगन के साथ करो, रिजल्ट अपने आप दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हमारा है रेस्ट करना, खाना पीना, सोना सब जरूरी है। बिल्कुल, रेस्ट करना है, सोना है, खाना है और ब्रेक लेना सब जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम पागल हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं भाई। हम डेली रूटीन की तरह काम करेंगे, खाएंगे भी, सोएंगे भी, पढ़ाई भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो 6-7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। ठीक है, 6-7 घंटे आपको सोना है, रेस्ट करना है। वो चाहे आप जैसे सो, लेकिन 6-7 घंटे नींद लो, जरूरी है। ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड, ठीक है, योगा,
एक्सरसाइज, वॉकिंग, स्ट्रेचिंग जो भी आप करते हो थोड़ा सा आपको एक्टिव रहने के लिए करना पड़ेगा। नहीं तो आप बैठे बैठे बैक पेन होगा, नींद आएगी। कुछ लोग कहते हैं मुझे बहुत नींद आती है, क्योंकि आप कंटिन्यूअस में बैठे रहते हो, आपको पता है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, पागलों की तरह 7-8-10 घंटे बैठे ही रह जाते हो। आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल बना चुके हो, कोई एक्टिवनेस नहीं है। सुबह उठ के देखना, आप अगर आधे घंटे भी एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम कुछ भी करते हो, स्ट्रेचिंग करते हो, वॉकिंग भी सिंपल करते हो, तो उससे आपको एक अलग एनर्जी फील होगी, आपको एकदम मोटिवेशन फील होगा, कुछ एक्स्ट्रा करने का मन करेगा। और सो के सीधा उठ के बुक लेके बैठ जाओगे तो थोड़ा लेजीनेस सा फील होगा। तो अपने आप को थोड़ा एक्टिव बनाने के लिए ये अपने रूटीन में थोड़ा सा ऐड करके देखना। मैं ये नहीं कह रही हूँ 2 घंटे 4 घंटे एक्सरसाइज में निकाल दो, आप जिम चले जाओ, ये कर लो। जिम जाने की कोई जरूरत है, आप सिंपल वॉकिंग, स्ट्रेचिंग भी आपको बहुत ज्यादा एक्टिव करेगा। ठीक है, तो एक हेल्दी खाना खाना है, ये नहीं कि बाहर का ऑर्डर हो रहा है, डेली जंक फूड खाया जा रहा है, टाइम नहीं है, ये नहीं है। हेल्दी फूड खाओ, योगा एक्सरसाइज करो, अच्छे से नींद लो, ये अपने रूटीन में रखो। इसके अलावा अपना टाइम टेबल बनाओ और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्टिव पढ़ाई करो, फिर आपका प्रोडक्ट निकलेगा, आपकी अच्छी पढ़ाई होगी। और लास्ट पॉइंट है बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पर विश्वास रखो। जो आप पढ़ रहे हो, जो आप तैयार कर रहे हो, जिस ट्रैक पे आप चल रहे हो, जिसके अंडर गाइडेंस लेकर आप चल रहे हो, उस पे भरोसा रखो, क्योंकि ये आपको भटकाव बहुत ज्यादा मिलेगा, आप बहुत ज्यादा भटक जाओगे अगर अपने पर विश्वास नहीं रखोगे। अगर आप जो पढ़ रहे हो उस पर फेथ नहीं है तो आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो बिलीव इन योर सेल्फ कि हम जो पढ़ रहे हैं, यार नर्सिंग का ही तो है, उससे बाहर का कुछ नहीं आता है, सब नर्सिंग का आता है, तो मैं बहुत अच्छे से तैयार कर सकता हूं। जितनी मेहनत लगेगी लगेगी, मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूं। एक फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे, हम फुल्ली रेडी हैं। ये लिख कर चिपका लो और डेली इस लाइन को 2 से 3 बार बोलो कि मैं इस एग्जाम को इसी अटेम्प्ट में बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा और इसको करने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं पूरी तरह से तैयार हूं। इस लाइन को बोलो कि मुझे नॉर्सेट 10 को क्लियर करने के लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगा, मैं उसे करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। ये अपने माइंड को ट्रेन करो, डेली बोलो ये लाइन जोर जोर से 3-4 बार कि मुझे नॉर्सेट 10 को क्लियर करने के लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगा और उसे करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। ये होता है अपने पे विश्वास रखना, अपने पे फेथ रखना कि मुझे भरोसा है, जरूर होगा अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर मैं पढ़ाई करूंगा, जिस तरह से तैयार करने के लिए, जिस सब्जेक्ट पे जितना काम करने के लिए बोला गया है सब मैं करूंगा। डेली ये लाइन बोलना है, ठीक है। और लास्ट में एक लाइन जो कि है पॉजिटिव माइंड इज इक्वल्स टू प्रोडक्टिव स्टडी। ठीक है, आपका पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा जब ये 4 बार 10 बार आप इस लाइन को बोलोगे ना कि मैं कर सकता हूं, इसी अटेम्प्ट में करूंगा और मैं पूरी तरह से तैयार हूं। तो अगर आप उसके साथ में अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हो, अपने आप को एक्टिव रखते हो और जिस स्ट्रैटेजी और प्लानिंग मैंने बताया है, और बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें बताई हैं, मैंने कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं बोला कि ऐसे करना, इतने बजे उठना, ये करना। अपने अकॉर्डिंग, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट करो और जो चीजें मैंने बताई हैं वो सारी चीजें ऐड करो, फिर देखो आपका प्रोडक्टिव स्टडी निकलता है। आप जब रात में सोओगे उससे पहले आपको फील होगा कि आज का मेरा दिन बहुत बेहतरीन था, आज मैंने इतनी सारी चीजें की हैं। ठीक है, तो डेली का जो टारगेट अचीव करोगे वो अलग ही खुशी होगी आपको। ठीक है, तो मुझे लगता है मैंने आपको सारी चीजें इन 10 पॉइंट में, आज मैंने 10 पॉइंट डिस्कस किया है और इस 10 पॉइंट्स में मैंने वो सारी चीजें आपको बताई हैं जो आपके नॉर्सेट को क्लियर करने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास जो भी एमसीक्यूज की गाइड है, आप उसकी प्रैक्टिस सिर्फ 1-2 बार में 10% 20% करोगे, 5 से 7 बार उसे रिवाइज करोगे। एमसीक्यूज की बुक मार्केट में क्या चल रही है सबको पता है। आप थोड़े से थियोरेटिकल पार्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, एमसीक्यूज की गाइड सॉल्व कर ली है, तो उसके बाद आपको अपनी एनक्लेक्स बेस्ड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। अगर आपने 4-5 हजार क्वेश्चंस को बार बार बहुत अच्छे से रिवाइज किया है, 8-10 हजार वैसे क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए हैं, एमसीक्यूज की गाइड बहुत अच्छे से सॉल्व कर ली है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, इमेज बेस्ड हमने सारा देख लिया है, नोट्स बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव बना हुआ है,
बस इसका रिवीजन ही आपको नॉट सेट को क्लियर करवाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आई थॉट मैंने आपके बुक से लेकर, आपके कॉन्सेप्ट से लेकर, आपके नोट से लेकर हर एक चीज पे बात की है, और इस तरह से आप भी अपने नॉट सेट 10 को टारगेट कर सकते हो। एक बेस्ट टाइम टेबल, एक डिसिप्लिन रूटीन बनाकर आप इसे फॉलो कर फर्स्ट अटेम्प्ट में इसे क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेरीज, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।